यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर की डेंसिटी कितनी होगी न्यूक्लियस की? तो अगर हम देखते हैं तो ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम के अंदर बहुत ही छोटे से पोर्शन में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का ऑलमोस्ट पार्ट जो खाली होता है, ओनली सेंटर में कोर होता है न्यूक्लियस, जो कि बहुत हैवी होता है। अगर बहुत हैवी है तो इसकी जो डेंसिटी, वो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कितनी न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस की भी जो डेंसिटी होगी, न्यूक्लियस का टोटल मास अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको न्यूक्लियंस बोलते हैं। न्यूक्लियंस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। तो सपोज एक न्यूक्लियन का मास यहाँ पर स्मॉल एम है, ठीक है। एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम है, तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल न्यूक्लियंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास नंबर, बिकॉज मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो मास नंबर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन होंगे वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियंस ही होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल टू मास नंबर। तो अगर हम डेंसिटी यहाँ पे निकालें तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी कितनी होगी? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का टोटल मास क्या होगा? अगर एक न्यूक्लियन का मास अगर m है तो न्यूक्लियस में a न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर टोटल मास होगा m है, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियस का जो मास होगा वो m होगा। m कैसे होगा? अगर एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m है तो न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं वो मास नंबर के इक्वल होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल टू a, सो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको पता है कि जो r होता है r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 होता है। एंड सो वी कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू a, 4/3 पाई r की जगह हमने रखा r0 a की पावर 1/3 इसका क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा m इंटू a 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बिकम m/4/3 पाई r0 क्यूब। ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस की डेंसिटी देखा जाए तो न्यूक्लियस की डेंसिटी स्मॉल m/4/3 पाई r0 क्यूब। स्मॉल m यहाँ पर कांस्टेंट होता है। मास ऑफ वन न्यूक्लियन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻, अप्रोक्स जो मास होता है -27, और 4/3 पाई भी कांस्टेंट है 3.14। r0 जो होता है 1.2 फर्मी होता है, 1.2 इंटू 10⁻15। तो ये सब सोल्व करने के बाद जो न्यूक्लियस की डेंसिटी आती है वो 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आती है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 2.3 इंटू 10⁻17, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। 10⁻70 का मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, न्यूक्लियस हाई डेंसिटी होता है, ठीक है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी आ रही है वो m/4/3 पाई आर क्यूब आ रही है। m कांस्टेंट है, 4/3 पाई आर क्यूब कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, r0 हर चीज़ कांस्टेंट है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी हमारा मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब कोई सा भी न्यूक्लियस हो, दुनिया में कोई सा भी न्यूक्लियस हो, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो, उसकी डेंसिटी फिक्स होती है 2.3 इंटू 10⁻17, ठीक है। सो न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर। न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी हो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मास एनर्जी। मास एनर्जी क्या होता है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मास एनर्जी से रिलेटेड होता है। मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास इज गिवन बाय E = mc², ठीक है। इस इक्वेशन से
हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी है तो उसके इक्विवेलेंट कितना मास है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और अगर मास है तो उसके इक्विवेलेंट कितना एनर्जी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस मास एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाय आइंस्टाइन, एंड बाय दिस रिलेशन वी कैन इक्विवेलेंट मास टू एनर्जी एंड एनर्जी टू मास। यहाँ पर जो सी है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और जो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मास एनर्जी के इक्विवेलेंट है और एनर्जी मास के इक्विवेलेंट है। आफ्टर दैट मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट को हम लिखते हैं डेल्टा एम से। मास डिफेक्ट को हम लिखते हैं डेल्टा एम से। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है कि अगर हम न्यूक्लियस में देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम सेपरेटली प्रोटॉन का मास मेज़र करें, सेपरेटली न्यूट्रॉन का मास मेज़र करें और दोनों के मास को सम करें, ठीक है, और फिर कंबाइनली न्यूक्लियस का मास मेज़र करते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का जो सम है वो कंबाइंड न्यूक्लियस के मास से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का जो सम है वो न्यूक्लियस के कंबाइंड मास से ज़्यादा आता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्यों आता है? ठीक है, क्या रीज़न है कि यहाँ पर मास डिफेक्ट आ रहा है? तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे कंबाइन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास में आके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस केस में जब यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते टाइम कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ होती है तो मास भी रिलीज़ होता है, क्योंकि मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ होगी तो जो कंबाइन न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो कम होगी, एनर्जी कम होगी तो मास भी कम होगा। इसलिए जो कंबाइन न्यूक्लियस का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फ्यूजन से ही हमारे यहाँ पर न्यूक्लियस बनता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूजन के टाइम पे वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एनर्जी का जो कंबाइन एनर्जी है, कंबाइन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और कंबाइन एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो कंबाइन मास भी डिक्रीज़ होगा। इसलिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइन मास है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से कम होता है। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हम यहाँ से का एक फॉर्मूला जिससे हम निकालते हैं, मास डिफेक्ट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? a-z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का जो सम है वो न्यूक्लियस के कंबाइन मास से ज़्यादा होता है, और ये जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट के बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होती क्या है, तो इसको एक और वे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो हमको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर की जो नीड होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब फ्यूज हुए थे तो फ्यूजन में वो एनर्जी उन्होंने रिलीज़ करी थी। ठीक है, फ्यूजन में एनर्जी उन्होंने रिलीज़ करी थी, और तो वो जो एनर्जी रिलीज़ है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर मास कम हुआ था, तो वो एनर्जी जो रिलीज़ है वो भी एक तरह से हमारी क्या है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। या फिर हम अपोजिट वे में बोलें कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए हमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को भी हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है,
तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसीलिए हमारे पास आता है मास डिफेक्ट इनटू c²। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की इक्विवेलेंट एनर्जी आप सप्लाई करोगे तब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट होंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। ठीक है, टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए हम कैसे निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से हम डिवाइड कर देंगे या मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? E = mc²। इस रिलेशन से हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम ये भी बोल सकते हैं मास एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है और एनर्जी मास के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट हमने अभी डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का मास सेपरेटली मेजर करो, न्यूट्रॉन का मास सेपरेटली मेजर करो, इन दोनों के मास का सम करो और उसके बाद न्यूक्लियस का कंबाइन मास मेजर करो, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का जो सम है वो न्यूक्लियस के कंबाइन मास से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और जितना जो मास का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास का डिफरेंस क्यों आया? उसका रीज़न ये है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूजन के टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होगी तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है न्यूक्लियस की डिक्रीज़ होगी और एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो मास भी डिक्रीज़ होगा। इसलिए जो टोटल कंबाइंड न्यूक्लियस का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से कम होता है। सो मास डिफेक्ट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट इनटू c² इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट के जो इक्विवेलेंट एनर्जी उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की नीड है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा।